हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ एक और मूवी लेकर। ये मूवी आई थी सन 2002 में। और इस मूवी में थे ईशा देओल, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन। और इस मूवी का संगीत दिया था राजेश रोशन साहब ने। और इस फिल्म का नाम था ना तुम जानो ना हम। जी हाँ, इसका जो गाना था ऋतिक रोशन की फिल्म का, उसी गाने को टाइटल के तौर पर इस्तेमाल किया इस फिल्म ने। और सच्ची कहा जाए तो जैसा टाइटल था वैसी ही फिल्म थी। ये कब आई कब चली गई, ना तुम जानो ना हम, बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस मूवी के बारे में जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी। और इसकी बहुत सारी वजहें तो नहीं, छोटी छोटी वजहें रहीं। और सबसे जो मुझे लगता है वजह थी कि इस फिल्म की जो कहानी थी वो बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी जो कहते हैं ना कि एक पेन फ्रेंड से मोहब्बत हो जाती है। जी हाँ, कि चिट्ठी लिखते लिखते आपको प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद जी आया, एक वो दौर आया कि ईमेल लिखते लिखते प्यार हो गया। अगर मैं कहूँ कि इसी कॉन्सेप्ट पर 90s के एरा में एक फिल्म आई थी सिर्फ तुम करके, जिसमें संजय कपूर थे, प्रिया गिल थी। उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही थी कि एक दूसरे को बिल्कुल भी जानते नहीं है दो अजनबी कैसे चिट्ठी लिखनी शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के सामने भी आते हैं तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी साल पहले ना, आज से कुछ 15 साल पहले या 15-16 साल पहले, जब मैं रेडियो बहुत सुना करती थी, और रेडियो पर एक चैनल होता था रेनबो करके। वहाँ पर ना हर सैटरडे को 4 से 5 एक शो आता था लव बर्ड्स करके। तो उन्होंने एक बार बताया था, एक कपल आए थे कि जो कहानी थी ना सिर्फ तुम की, वो हमारे से इंस्पायर थी। हमारा ही कोई जानकारक था जो राइटर था, तो उसने उसे यूज़ किया था एक फिल्म में। ऐसा उन लोगों का कहना था। ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे उन कपल का नाम नहीं याद है, लेकिन आई थिंक ये सन 2000 के 6 या 7 के आसपास ऐसी कोई बात है, या 8 के आसपास। जब मैं रेडियो बहुत सुना करती थी तब मैंने सुना था। खैर, ये तो हो गई उस एरा की बात। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे अर्जुन सबलोग। जी हाँ, अर्जुन सबलोग जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे और राइटर थे, उन्होंने ये फिल्म की कहानी लिखी थी। तो उन्होंने कहा था कि ये फिल्म मेरे माता पिता की कहानी है, कैसे मेरे माता पिता मिले और उनकी शादी हुई, उनकी लव स्टोरी को उन्होंने दिखाया। खैर ठीक है, उन्होंने दिखाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी जो कहानी थी हम ऐसी ही देख चुके थे, तो कोई वैरायटी नहीं थी। वो बात अलग है कि कुछ ही महीने के बाद में ऋतिक रोशन की एक और फिल्म रिलीज़ होती है, मुझसे दोस्ती करोगे। उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है कि ईमेल भेजते भेजते प्यार हो जाता है, और फिर वो जब सामने आते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं। तो यही आप कह सकते हैं, वो जो सन 2002 का जो एरा था वो ऋतिक रोशन के लिए बड़ा बुरा था। इनफैक्ट कहो ना प्यार है के बाद से ऋतिक की जितनी भी फिल्में आ रही थी वो सब फ्लॉप हो रही थी, बहुत बड़े तरीके से फ्लॉप हो रही थी। आप मिशन कश्मीर या फ़िज़ा मूवी को दिखा दीजिए। फ़िज़ा मूवी जो थी उसमें करिश्मा कपूर थी और जया बच्चन थी, और मिशन कश्मीर में तो आप कह सकते हैं संजय दत्त थे। तो ये ऐसे बड़े बड़े एक दिग्गज कलाकारों के सामने ऋतिक रोशन थे, और ये फिल्में थोड़ी बहुत इन्हें क्रिटिकल एक्लेम मिला भी, लेकिन उसके बाद जो जितनी भी फिल्में ऋतिक की आ रही थी वो फ्लॉप ही हो रही थी। वो बात अलग है कि सन 2003 में कोई मिल गया आने के बाद जो है ऋतिक को चैन मिल गया और उनका जो करियर है वो पटरी पे आ गया। इस फिल्म के जो गाने थे, गाने अच्छे थे, गाने बहुत ही मेलोडियस थे, और कह सकती हूँ कि उस ज़माने में काफ़ी अच्छे थे गाने। और राजेश रोशन साहब का संगीत था। और इसका एक सैड सॉन्ग तुमसे मुझे प्यार क्यों हो गया, ये बहुत फेमस हुआ था। शायद कमा
कमल खान ने गाया था, जिसने वो ओ जाने जाना गाया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बात अलग है कि फिर उनके साथ भी कंट्रोवर्सी हो गई और वो फिर काफ़ी टाइम के लिए गायब हो गए, और शायद वो सलमान की फ़िल्मों में ही गाते हुए दिखाई देते हैं, कुछ तो ऐसा रहता ही है। लेकिन उस वक्त में जो थे उन वो भी गाया करते थे, उनकी भी एक डिमांड हुआ करती थी। तो जो आप कह सकते हैं कि इस फ़िल्म का संगीत काफ़ी अच्छा था। मतलब मैंने इस फ़िल्म की ऑडियो कैसेट खरीद के रखी थी, तो मैं सुनती थी। इसमें एक गाना था, लेके प्यार की चुनरिया, दरवाज़े पे खड़े हैं सवरिया, काफ़ी मतलब डांसिंग नंबर था। और अगर मैं बात करूं सैफ अली ख़ान की, तो सैफ अली ख़ान का एक टाइपकास्ट किरदार चल रहा था दिल चाहता है के बाद से। उनको बहुत सारे ऐसे ही रोल मिल रहे थे, इवन कल हो ना हो में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता किरदार था। लेकिन सैफ अली ख़ान की ज़िंदगी में चेंज तब आया जब उनकी ज़िंदगी में आई फिल्म ओमकारा। वो जो किरदार उन्होंने निभाया था उस फिल्म में, उसी के बाद से जो है सैफ अली ख़ान का एक ऑरा चेंज हुआ। इसमें भी जो था सैफ अली ख़ान एक कैसेनोवा लड़के का किरदार निभा रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं कि इस फिल्म में ना आप कह सकते हैं कि इस फिल्म में शिल्पा सकलानी भी थी एक छोटी सी भूमिका में। शिल्पा सकलानी जो हैं, जिन्हें आप आज की तारीख में औसम अग्निहोत्री नाम के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत फिल्म से ही की थी, बट वहाँ उनकी दाल गली नहीं। फिर वो चली गई एकता कपूर की सीरियल की गंगा बन के, और वहाँ उन्हें जो कामयाबी मिली। और इस फिल्म में थी डॉली बिंद्रा, जी हाँ, छोटे से रोल के लिए डॉली बिंद्रा भी थी, और राखी सावंत भी थी। हाँ, राखी सावंत उस वक्त राखी सावंत नहीं थी, छोटी छोटी वो भूमिकाएं निभाती थी। वो बात अलग है कि जब मोहब्बत है मिर्ची गाना आया, तब राखी सावंत की भी जो है आप कह सकते हैं नैया जो है वो पार लगी। तो खैर, मैं बात कर रही थी अर्जुन सबलोग साहब की। तो अर्जुन सबलोग साहब जो थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने अपना काफ़ी करियर का वक्त जो है वो यशराज फिल्म्स के साथ बिताया है, और उन्हीं की फिल्म से उन्होंने 1988 में अपना डेब्यू किया था, जो फिल्म का नाम था विजय। और अर्जुन सबलोग साहब जो थे, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान की जो फ्रेंड्स होते हैं, एक तो करण जौहर होता है उसमें, हम सबको पता है, एक जो फ्रेंड्स में से एक जो किरदार था वो अर्जुन सबलोग साहब ने ही निभाया था, और वो काफ़ी यशराज की फिल्मों को असिस्ट भी कर चुके हैं। तो एक अच्छा खासा अर्जुन सबलोग का ये एक डेब्यू था। लेकिन ये फिल्म इतनी बुरे तरीके से फ्लॉप हुई ना, कि फिर अर्जुन सबलोग को फिर मैंने तो नहीं देखा कुछ बनाते हुए फिल्म्स में। अगर मेरे जहन से कुछ निकल गया हो, या मेरा आंखों से कोई काम आया हो और मैंने ध्यान नहीं दिया हो, वो एक अलग बात है। तो मैं फटाफट इसकी कहानी आपको बता देती हूँ। अच्छा, इस फिल्म में ना ईशा देओल को बहुत ज़्यादा पुश किया गया है, क्योंकि ईशा देओल ने भी सन 2002 से ही अपना डेब्यू किया था, कोई मेरे दिल से पूछे। और कोई मेरे दिल से पूछे जो फिल्म थी ना, उसमें संजय कपूर थे, क्योंकि बोनी कपूर और श्रीदेवी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। और एक तरीके से जो संजय कपूर थे उनको रीलॉन्च करना था इस फिल्म से काफ़ी टाइम बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली संजय कपूर को एज अ हीरो नहीं, एज अ विलन लॉन्च करना था। संजय कपूर की फिल्म आई थी 96 में, प्रेम, जिसमें वो हीरो लॉन्च हुए थे, लेकिन 2002 में उनको एज अ विलन लॉन्च किया गया था। ये फिल्म ठीक ठाक रही। ये भी फिल्म कहीं ना कहीं किसी साउथ की मूवी से इंस्पायर थी, और ईशा देओल को इसके लिए जो है वो फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड भी मिला था। तो एक तरीके से इस फिल्म जो ना तुम जानो ना हम थी, ये एक तरीके से ईशा के करियर को काफ़ी उम्मीद थी। ईशा को खुद को भी इस मूवी से बहुत उम्मीदें थी, और उस ज़माने में ना लड़कियों का जो रोल होता था फेवरेट, वो यही होता था कि ये जो लड़की है ये परिवार की प्यारी है, लाडली है, एक ओबीडियंट
बेटी है, अच्छी बहन है, अच्छी दोस्त है, और इसके जहन में इंतज़ार है उसके सपनों के राजकुमार का। तो ये उस ज़माने में ऐसे रोल बड़े आइडियल माने जाते थे। आज की तारीख में जो लड़कियां हैं जो जेन्युइनली काम करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि भाई कोई विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ कोई किरदार हो या कोई एक्शन रोल हो, जैसे रानी मुखर्जी ने मर्दानी पिक्चर में किया था। उस ज़माने के हिसाब से ऐसे रोल बड़े आइडियल होते थे। तो ईशा देओल की जो बचपन की जो तस्वीरें हैं, जो जर्नी है, उसको स्टार्टिंग में जब फिल्म शुरू होती है तो यूज़ किया गया है असली फिल्म, मतलब जो भी ईशा की जो बचपन की जो तस्वीरें हैं, जो उनकी हैं, उन्हें इस्तेमाल किया गया। एक तरीके से ये पूरी फिल्म जो थी ये बहुत ही ज़्यादा ईशा के करियर के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद थी, लेकिन खैर हुआ नहीं। ईशा ने भी अपने करियर में काफ़ी हाथ पैर तो मारे, लेकिन वही हुआ जो हर एक्ट्रेस करती है। ख़ास तौर पे ये जो बड़े घर की लड़कियां होती हैं, इनके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं और फिर इन्हें रिश्ते मिल जाते हैं और फिर ये शादी कर लेती हैं। वो बात अलग है कि भाई शादी भी एक किरदार की तरह होता है जिसे ये निभा कर जो है कुछ वक्त देखती हैं, नहीं होता है तो चली जाती हैं। तो ऐसा ही ईशा देओल के साथ भी हुआ। ईशा देओल की शादी हुई थी, इनकी 2 बेटियां हैं आज की तारीख में, और ये अपने पति से शायद तलाक ले चुकी हैं और अब ये अपनी मदर के साथ में रहती हैं। अब ठीक है, कौन सही है क्या मैटर है वो तो यही जाने, लेकिन ईशा ने अपने करियर में, छोटे से करियर में, आई थिंक एक धूम फिल्म मैं कहूँगी जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, और एक काल मूवी आई थी जिससे कुछ थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। बट खैर ये कुछ बड़ी बड़ी फिल्में थीं जिसमें ईशा देओल थी, लेकिन ईशा को कोई खासा करियर ईशा का नहीं चला अनफॉर्चुनेटली। एक ड्रीम गर्ल की बेटी हैं, और ड्रीम गर्ल की बेटी से कितनी उम्मीदें होती हैं, लेकिन ना उन्हें कोई फिल्म ढंग की मिली, और जो मिली और अगर चली भी तो उससे ईशा के करियर को बूस्ट नहीं मिला। मे बी शायद एक बड़ी फैमिली का प्रेशर सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप खुलकर कुछ कर नहीं पाते हो, आपको जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कभी कभी सही भी होते हैं और कभी कभी आपके करियर के लिए नुकसान भी होते हैं। तो इस फिल्म की कहानी होती है ईशा देओल की, जो एक बहुत अच्छी समझदार बच्ची है, उसके परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। इस फिल्म में जो है आलोकनाथ, मौसमी चैटर्जी, रति अग्निहोत्री जैसे नाम भी हैं। तो नाजों से पली लाडली सबकी बेटी जो है, उसे इंतज़ार है अपने सपनों के राजकुमार का। एकाएक अचानक उसकी चिट्ठियों में दोस्ती हो जाती है ऋतिक रोशन से। ऋतिक रोशन उन्हें चिट्ठियाँ लिखते हैं, दोनों के बीच में जो है वो मोहब्बत शुरू हो जाती है, और फिर जो है ईशा के घर वाले उसके लिए एक रिश्ता तय कर देते हैं। जो लड़का होता है सैफ अली खान, जो एक बहुत ही प्ले बॉय किस्म का लड़का होता है, अय्याश किस्म का लड़का होता है, उसे वाकई ईशा देओल धीरे धीरे पसंद आने लगती है, और ईशा उसकी तरफ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती है। और इसी बीच जो है ईशा और ऋतिक रोशन आमने सामने भी आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली भी हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं जानते हैं कि ये वही दोनों हैं जो एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं दिल ही दिल में मोहब्बत करते हैं। लेकिन ईशा जो है वो पूरे तरीके से डेडिकेटेड हैं ऋतिक रोशन पर, जो कि जिन्हें वो चिट्ठियाँ लिखती हैं। हालांकि बाय फेस वो उनको जानती नहीं है और ना ही ऋतिक रोशन जानते हैं। और संजोगवश ऐसा होता है कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और फिर एक दिन वो आता है जब ऋतिक रोशन को ये पता चल जाता है कि भाई यही लड़की है जो मुझे खत लिखती है और मैं इससे प्यार करता हूँ, ये और ये भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मेरा दोस्त जो है, मेरा जिगरी दोस्त है, उसे ये लड़की पसंद है। तो वो कुछ ऐसे संजोग क्रिएट कर देता है कि वो एकाएक उसकी ज़िंदगी से, ईशा देओल की ज़िंदगी से गायब हो जाता है। और फिर ऐसा गायब होता है कि कुछ साल बाद वो सैफ अली खान से मिलता है, और सैफ अली खान की ज़िंदगी में वो शादी कर चुका है, उसका एक बच्चा है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो औरत ईशा देओल नहीं है जिससे उसकी शादी हुई है, बच्चा है, बल्कि ईशा तो शादी करती ही नहीं है। ईशा अभी भी उस बंदे का इंतज़ार कर रही है, और ये जानने के बाद जो है वो ईशा के पास वापस चला जाता है और उसे बता देता है कि वो वही बंदा है
को वो चिट्ठियाँ लिखती है और फिर वहीं पर जो है कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये फ़िल्म की कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। सन 2002 की ये म्यूज़िकल रोमांटिक मूवी है, लेकिन ये मूवी इतनी बड़ी फ्लॉप हुई कि उसके बाद ईशा देओल और ऋतिक रोशन ने कभी साथ में काम नहीं किया। इवन सैफ अली खान और ऋतिक भी नहीं दिखे, आई थिंक सो। तो ये पूरी की पूरी जो फ़िल्म थी, ये मैंने आपको बता दी है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। और पता नहीं, आज तो खैर लोग इसे देखते हैं यूट्यूब पर तो काफ़ी पसंद करते हैं, बट उस ज़माने में तो ये फ़िल्म कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। मे बी शायद इसकी कहानी लोगों को इम्प्रेसिव नहीं लगी, आई डोंट नो। बट फैमिली के साथ आप इस फिल्म को बैठ कर देख सकते हैं। जिन्हें लव स्टोरीज़ देखनी है तो उनके लिए ये फ़िल्म है, जो कुछ अच्छी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल अच्छी लव स्टोरी भी बॉलीवुड में नहीं बनती हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो बस मुझे इतना कहना था। और ऋतिक रोशन और ईशा देओल और सैफ अली खान की ये इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी जो है फ़िल्म नहीं चली। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा लॉस था। और काफ़ी अच्छे से इसे बनाया था, काफ़ी इसमें मेहनत भी की थी, लेकिन वो जो ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है को जो कामयाबी मिली थी, वैसी कामयाबी तो नहीं मिली। राजेश रोशन जो ऋतिक रोशन के चाचा हैं और इसी फिल्म के वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी जो है अपने वक्त में काफ़ी अच्छा संगीत दिया। लेकिन कहो ना प्यार है मूवी ने उनको एक अलग मुकाम बॉलीवुड में दिया था। वो बात अलग है कि उसके बाद उन्होंने जो है काफ़ी काम किया भी, और उन्होंने जो है कोई मिल गया के गाने भी राजेश रोशन ने ही बनाए थे, और शायद कृष मूवी के भी गाने उन्होंने ही बनाए थे। तो ज़्यादातर राजेश रोशन ने अपने भाई के साथ मिलकर ही आप कह सकते हैं उनकी फ़िल्मों में, पुरानी फ़िल्मों में भी राजेश रोशन ने ही म्यूज़िक दिए हैं। लेकिन जो बात कहो ना प्यार है के गानों की थी, इनफैक्ट कोयला मूवी के भी गाने जो हैं वो राजेश रोशन साहब ने बनाए हैं। और काफ़ी गाने उनके भले ही चले हैं, लेकिन जितने हिट कहो ना प्यारे के गाने आज भी हिट माने जाते हैं, वैसे नहीं माने जाते हैं। और वो ना तुम जानो ना हम गाने की जो लाइन पर ही इस मूवी का टाइटल रखा गया था, पर उसके बावजूद भी फिल्म नहीं हिट हुई थी। तो खैर बस मुझे इतना कहना था, और अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।